हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल डी का यूनिट 18 जो कि है अदर फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, यानी कि जो रिटेल बैंकिंग के अलावा अदर फिनेंशियल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है उसके ऊपर हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मेनली जो हम लोग देखेंगे वो पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर देखेंगे। पारा बैंकिंग एक्टिविटीज हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि बैंक एश्योरेंस, डिपॉजिटरी सर्विसेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ये सारे जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट हैं उसको एक साथ बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक ब्रांचेज हैं वहाँ से प्रोडक्ट डिलीवरी करना, उसको हम लोग पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग क्या है? तो रिटेल बैंकिंग, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा कि यहाँ पे जो सबसे कस्टमर बेस जो है वो सबसे लार्ज होता है और उनको टारगेट करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो सर्विसेज दिए जाते हैं वो कस्टमर बेस के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन कर उनको सर्विस जो है वो डिलीवर किया जाता है और इससे बैंक जो है वो प्रॉफिट डिराइव करती है। बैंक जो है रिटेल बैंकिंग के अलावा जो अदर सर्विसेज हैं जो कि हमने देखा, जैसे बैंक एश्योरेंस हो गया, डिपॉजिटरी सर्विस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारे जो है एज अ एजेंसी अरेंजमेंट के थ्रू प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को और बैंक जो है यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करती है विदाउट एनी रिस्क पार्टिसिपेशन। इसके बदले में बैंकों को फी बेस्ड इनकम जो है वो रिसीव होता है जो कि बैंक को प्रॉफिट अर्निंग में हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो हमारा पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में है वो है म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड जो है ये पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट द मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अदर सिक्योरिटीज और एसेट। यानी कि इन्वेस्टर्स के मनी को स्टॉक में, बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना, उसको हम लोग म्यूचुअल फंड बिजनेस कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का साइलेंट फीचर क्या है? यहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है जहाँ की मनी जो है फंड मैनेजर्स के थ्रू इन्वेस्ट किए जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी कम होता है। लिक्विडिटी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपके मनी को वो ईजिली कन्वर्टिबल होता है। सिंप्लिसिटी, यानी कि म्यूचुअल फंड को परचेज करना या सेल आउट करना यह काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। तो म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं? म्यूचुअल फंड्स मेनली जो है 3 तरह के होते हैं: इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम फंड और मनी मार्केट फंड। इक्विटी फंड जो है ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में के अगर इक्विटीज फंड है तो उसको हम लोग ग्रोथ फंड कहते हैं, और अगर ये सिर्फ किसी एक स्पेशल कंपनी के लिए है या किसी एक सेक्टर का इक्विटी फंड है तो उसको हम लोग स्पेशलिटी फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड जो है ये ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड डिपेंडिंग ऑन देयर मैच्योरिटी डेट हो सकता है। ओपन एंडेड में जो म्यूचुअल फंड है उसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट जो है वो नहीं होता है ओपन एंडेड फंड में, और जो प्राइस होता है म्यूचुअल फंड का जिसके ऊपर आप उसको रिडीम्शन कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, उस प्राइस को हम लोग नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड बोलते हैं। क्लोज एंडेड फंड जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। अभी म्यूचुअल फंड स्कीम को कैटेगराइजेशन किया गया है किस किस तरह के फंड में। तो सबसे पहला जो है वो है इक्विटी स्कीम, फिर है डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स क्या है? इक्विटी स्कीम्स जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ की तरह काम करता है। इसमें आप शेयर या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 तरह का होता है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। फिर है डेट स्कीम, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डेट स्कीम कहा जाएगा। फिर है हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम यानी कि ये मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम का मतलब है कि इसमें एक स्पेसिफाइड जो है लॉक इन पीरियड होता है, जैसे रिटायरमेंट फंड स्कीम और चिल्ड्रंस फंड स्कीम। रिटायरमेंट फंड स्कीम जो होता है इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड या फिर टिल द रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, इसमें लॉक इन पीरियड होता है। और चिल्ड्रन फंड में कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड या फिर चाइल्ड जो है वो मेजोरिटी एज अटेंड करे विच एवर इज अर्लियर, उतने देर तक उसमें लॉक इन होता है। म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय बैंक्स,
मेनली जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको हम लोग म्यूचुअल बैंकिंग बोलते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट, यानी कि बैंक जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ जो है बैंक का मल्टीपल टाइप्स होता है। तो आप कस्टमर को जब भी अगर सजेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के सिलेक्शन में जो है आपको केयरफुली उसको सेलेक्ट करना है। रिस्क में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो कैपिटल रिस्क और रिटर्न रिस्क जो है कैरी करती है और ये मार्केट वैगरीज के अकॉर्डिंग होता है। फिर है अपॉर्चुनिटीज जो है कस्टमर को वेल्थ क्रिएशन के यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पीपल का मतलब है जो भी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं। एपेटाइट का मतलब है कि जो भी कस्टमर हैं वो रिस्क टेकिंग वेरीज विथ कस्टमर्स अक्रॉस सेगमेंट, मतलब अलग अलग कस्टमर का जो रिस्क बेयर करने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो जो भी प्रोडक्ट जो है ऑफर करना है कस्टमर्स को, वो उनके रिस्क एपेटाइट को देखकर ही ऑफर करना है। फिर है ज्योग्राफी, जो बैंक ब्रांचेस इतने सारे हैं उनसे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर है एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टिंग कस्टमर। जो भी एट्रीब्यूट इम्पैक्ट्स मतलब म्यूचुअल फंड के जो रूल्स टर्म्स कंडीशंस हैं वो कस्टमर्स को इफेक्टिवली जो है वो उनको बताना चाहिए जो कस्टमर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर है ट्रेनिंग, जो भी स्टाफ जो कि म्यूचुअल फंड सेलिंग या परचेज में जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको कम से कम ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन जो है वो एक्वायर करना है फ्रॉम AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है एजुकेशन, जो भी एक्सटर्नल कस्टमर हैं उनको एजुकेट करना, उनको गाइड करना कि जो भी इन्वेस्टमेंट उनका है वो रिस्क रिटर्न एपेटाइट, उसका लाइफ साइकिल और वेल्थ साइकिल जो है वो कैसा हो सकता है। तो ये जो डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है म्यूचुअल फंड का, ये प्रोपेगेट मॉडल के ऊपर काम करना चाहिए। प्रोपेगेट मॉडल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी एक छोटे नए चीज़ से शुरुआत करके उसको काफ़ी आगे तक लेकर जाना, तो उसी को प्रोपेगेट मॉडल कहते हैं। तो प्रोपेगेट मॉडल जो है विल रिजल्ट इन बेटर मोबिलाइजेशन फॉर बैंक्स। अभी म्यूचुअल फंड बिजनेस में RBI के गाइडलाइंस क्या क्या है बैंकों के लिए। तो सबसे पहला है कि बैंक जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप की तरह काम करेगा और बैंकों को अगर कोई म्यूचुअल फंड वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनको हमेशा जो है एक क्लॉज उसमें इंसर्ट करना होगा उनके डिस्क्लेमर में कि बैंक जो है वो किसी भी लॉस या शॉर्टफॉल के लिए लायबल नहीं होती है। इन्वेस्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो बैंकों को फॉरवर्ड करना होगा म्यूचुअल फंड या ट्रांसफर एजेंट्स जो भी हैं उनके पास। परचेज ऑफ यूनिट जो है वो कस्टमर के रिस्क पे होगा, इसमें बैंक की कोई भी गारंटी नहीं होगी। और बैंक जो है जो कस्टमर हैं उनके जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स में उसका वो सिर्फ एज अ कस्टोडियन जो है वो हेल्प करेगा और उसका इन्वेस्टमेंट और कस्टमर का म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये इसको मिक्सअप जो है बैंकिंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस बिजनेस में भी बैंक जो है पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी। अभी इंश्योरेंस जो है मेनली 3 तरह का होता है। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आजकल प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो पर्सन जो कि इंश्योरेंस बाई करता है उसको हम लोग इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। अभी हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस को कहते हैं जिसमें कि मेडिकल कॉस्ट जो कि किसी इलनेस की वजह से या एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से या सर्जरी की वजह से या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो भी कॉस्ट अराइज होगा वो इंश्योरेंस के अंदर इंश्योर्ड होगा वो अमाउंट, तो उसी को हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेटरी हैं इंश्योरेंस के वो 3 कैटेगरी के हैं। पहला तो है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, फिर है हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये 3 तरह इंश्योरेंस कंपनीज जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो भी काफ़ी तरह का होता है, जिसमें कि पहला है इंडाउमेंट पॉलिसीज। इंडाउमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसका जो लीगल हायर या नॉमिनी होगा वो उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो रिसीव होगा
ऑन और ऑन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर अगर अलाइव है तो उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो रिसीव होता है। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ये लमसम अमाउंट जो होती है वो उसके नॉमिनी या उसके लीगल हायर को रिसीव होती है। फिर है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है किसी भी नॉमिनी या बेनिफिशियरीज को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसका अगर सडन या अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो जो पॉलिसी होल्डर है उसको तो इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसके नॉमिनी होंगे या लीगल हायर होंगे, जो बेनिफिशियरी होंगे, उनको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक सम एश्योर्ड जो है वो पे करेगी। जितने सम एश्योर्ड का जो ऑप्शन है पॉलिसी होल्डर ने ले रखा होगा। पॉलिसी होल्डर को अगर वो अलाइव है तो एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म उसको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है इसमें, लेकिन हाँ उसको इसमें टैक्स बेनिफिट वो ज़रूर अवेल कर सकता है। और टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम होता है फ्रेंड्स वो इन कंपैरिजन टू अदर पॉलिसी वो काफ़ी कम होता है। फिर है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी जो है वो इंडाउमेंट प्लान का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है, जिसमें पॉलिसी होल्डर जो है एक फिक्स्ड अमाउंट एट ए स्पेसिफिक इंटरवल जो है थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी उसको रिसीव होती है। और अगर उसका कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है पॉलिसी होल्डर का तो जो बेनिफिशियरी होगा उसको सम एश्योर्ड जो है वो मिलेगा। फिर है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान जो है ये मोस्ट सुटेबल होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि उनको सिक्योर फ्यूचर जो है वो प्लान करने में हेल्प करता है। फिर है जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी का अगर कोई इंश्योरेंस करेंगे अगेंस्ट फायर बर्गलरी तो वो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आता है। तो इसमें मेनली एसेट इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि हम लोग कोई भी मूवेबल या इमूवेबल एसेट को इंश्योरेंस करते हैं, जो कि बैंक ने अगर किसी एसेट के ऊपर लोन दे रखा है तो इससे बैंक का चार्ज जो है वो प्रोटेक्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो इरडा है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर का, जो कि सुपरविजन और डेवलपमेंट का काम देखती है इंश्योरेंस सेक्टर का इन इंडिया। इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस है बैंकों का वो कैसा है या कौन से बैंक जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन थ्रू ए सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर अगर कोई बैंक पार्टिसिपेट कर रही है तो बैंकों को वहां पे अंडरटेक लेना होगा कि वो बिजनेस जो है रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ थ्रू ए सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर अगर उसको जो है कैरी आउट कर रही है, उसमें बैंकों का जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम जो उनका नेटवर्थ है वो 500 करोड़ होना चाहिए। और उनका जो नेट एनपीए एसेट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनका लास्ट 3 ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रीसीडिंग होना चाहिए। अब अगर बैंक जो है एज अ ब्रोकिंग या कॉर्पोरेट एजेंसी अगर एज अ सब्सिडियरी ज्वाइन कर रही है तो वहाँ पे उसका जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए, एनपीए उसका 3% से कम होना चाहिए और लास्ट 3 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर्स में उसका नेट प्रॉफिट जो है वो मतलब पिछले 3 सालों में उसको प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अब अगर बैंक जो है वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज की तरह एज अ डिपार्टमेंट अगर काम कर रही है तो उसका अपना बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी होना चाहिए, उसको IRDA से लाइसेंस लेना चाहिए ब्रोकिंग बिजनेस के लिए और वो मिनिमम जो है 50 लाख का डिपॉजिट मेंटेन करेगा IRDA के पास और उसके जो भी एम्प्लॉय जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में डील कर रहे हैं उनके पास IRDA का जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। बैंक जो है कभी भी अपने कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकती है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए और बैंकों का जो है एक काफ़ी अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए और बोर्ड अप्रूव्ड कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी भी होना चाहिए अगर कोई कंप्लेन या ग्रीवेंस अगर एराइज होता है फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी मेनली बैंक जो है वो एज अ कॉर्पोरेट एजेंसी ही काम करती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो बैंक becomes the corporate agent of an insurance company. It is referred to as a bank assurance arrangement और partnership। तो इसी को हम लोग बैंक assurance arrangement या partnership कहते हैं जब वो एक कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह काम करेगी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अभी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ पॉलिसीज। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि बैंक का जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो जो एक्सपेंड रीच है इंश्योरेंस प्रोडक्ट का वो काफ़ी कस्टमर तक, ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है और इससे क्या है ज़्यादा बिजनेस जो है वो मोबिलाइज होगा बैंकों के लिए और बैंकों का जो फी बेस्ड इनकम है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगा
विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें बैंक जो है रिस्क पार्टिसिपेट नहीं करती है, रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होता है। तो बिना रिस्क के जो है बैंक फी बेस्ड इनकम जनरेट कर सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइफ कवर है वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है हु हैव अवेल्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम दी बैंक। जी, इन्होंने अगर बैंक से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ले रखा है तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर को जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आजकल रुपे कार्ड में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा जो है वो दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें कि नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ के लिए 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख तक का कवरेज जो है वो मिलता है। डायनामिक कवर भी जो है वो बोरोवल अकाउंट, जो लोन अकाउंट्स होते हैं उसमें डायनामिक कवर भी प्रोवाइड करती है, जिसको कि हम ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो जो बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक्स होते हैं जिसके कि हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। अब कुछ सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम, सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत जो है वो शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, और इसमें 1 ईयर का जो है वो कवर रहता है जो कि हर साल रिन्यूएबल होता है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक। अगर एक कस्टमर का एक बैंक से ज़्यादा, एक बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स हैं और लेकिन उसको जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में मिलेगा, और वो अकाउंट जो है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए और केवाईसी कंप्लाइड होना चाहिए। इसका जो इनरोलमेंट पीरियड है वो 1 जून से लेके 31 मई तक है। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको ऑटो डेबिट का कंसेंट देना होता है 31 मई के पहले तक। अगर आप 31 मई तक आपका अकाउंट ऑटो डेबिट हो जाता है तो आपका जो कवरेज है वो 1 जून से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मई तक मिलेगा। बेनिफिट इसमें 2 लाख का डेथ कवरेज जो है वो मिलता है इंश्योरेंस। इसका प्रीमियम 330 रुपीज़ होता है पर मेंबर। टर्मिनेशन ऑफ एश्योरेंस, इसका 55 ईयर्स एज तक अगर बॉर्वर हो जा, जो बेनिफिशियरी है वो 55 एज तक का हो जाता है तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इनरोल करने के लिए उसका जो एज है वो 50 ईयर्स तक का ही है। 50 ईयर्स से अगर ज़्यादा का पर्सन है तो वो इसके लिए इनरोलमेंट नहीं कर सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम में जो अप्रोप्रिएशन है उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको 233 रुपीज़ में 289 इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। 30 रुपीज़ का जो इंसेंटिव है वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस माइक्रो या कॉर्पोरेट एजेंट्स को मिलता है, और 11 रुपीज़ का जो रिम्बर्समेंट है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को मिलेगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो बेनिफिशियरी है उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंट में कोई डिसेबिलिटी अगर होती है तो उसका कवरेज उसको मिलेगा। ये 18 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के एज के लिए है। इसका भी इनरोलमेंट पीरियड सेम है फ्रॉम 1 जून टू 31 मई, और ऑटो डेबिट जो है वो 31 मई को होना चाहिए या उससे पहले। इसमें जो कवरेज मिलेगा फ्रेंड्स वो है कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ है तो उसको 2 लाख तक मिलेगा। अगर उसका दोनों आँख या दोनों हाथ या दोनों पैर में अगर कोई लॉस हुआ है तो भी उसको 2 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, और अगर एक आँख या एक हाथ या एक पैर का अगर लॉस हुआ है तो उसको 1 लाख रुपीज़ का कवरेज मिलेगा। इसका प्रीमियम जो है वो 12 रुपीज़ है। इसमें टर्मिनेशन जो है 70 ईयर्स के एज तक का जो एज है तब तक इसका कवरेज मिलता है, उसके बाद इसका कवरेज नहीं मिलेगा। इसमें जो प्रीमियम का अप्रोप्रिएशन है उसमें 10 रुपीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलती है, 1 रुपीज़ बीसी माइक्रो कॉर्पोरेट एजेंट को मिलेगा, और 1 रुपीज़ जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस सेलिंग। तो जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हम लोग बैंक के थ्रू सेल आउट करते हैं फ्रेंड्स उसी को हम लोग क्रॉस सेलिंग कहते हैं। तो क्रॉस सेलिंग जो है एडिशनल प्रोडक्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज सेल टू आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर, इसी को हम लोग क्रॉस सेलिंग कहते हैं। क्रॉस सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू जो है बैंकों को काफ़ी प्रॉफिट होता है और कस्टमर जो है वो एक ही जगह पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्रॉस सेलिंग हेल्प बैंक्स टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और इससे बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलता है।
तो पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग, पोटेंशियल फॉर क्रॉस सेलिंग में क्या है, सबसे पहले तो है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग। आप कैसे क्रॉस सेलिंग जो इफेक्टिवली कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो कस्टमर डेटाबेस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर प्रोफाइल जो है और आपका रिटेल प्रोडक्ट वो मैपिंग उसमें होना चाहिए। उसके आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग कौन सा कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट देना है, उस तरीके का डेटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और कस्टमर को जो है ऑफरिंग एट द राइट टाइम, आप जो भी क्रॉस सेलिंग जो है ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, वो सही समय पे ऑफर करना चाहिए। तो इस तरीके से क्रॉस सेलिंग जो है काफ़ी इफेक्टिवली हो सकती है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है वो है डिपॉजिटरी सर्विसेज बाय बैंक, यानी कि डीमैट अकाउंट्स। आजकल डीमैट अकाउंट्स भी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो डीमैट जो है वो नॉर्मली दो नेशनल जो डिपॉजिटरी हैं इंडिया के, NSDL एंड CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इन दो के साथ जो है और बैंक ऑफर करती है डीमैट अकाउंट्स को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड, डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ठीक इसी के अपोजिट रीमटेरियलाइजेशन होता है। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा किए गए हैं उसको वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम लोग रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट जो है वो जब भी रजिस्टर्ड होगा वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है रजिस्टर होगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो डिपॉजिटरी जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करना, डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैटेरियलाइजेशन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, रिसीविंग नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, प्लेजिंग ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, फ्रीजिंग ऑफ द डीमैट अकाउंट फॉर डेबिट क्रेडिट्स और बोथ। अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं अपने डीमैट अकाउंट में तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन या रिडीम्शन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट इन डीमैट फॉर्म, म्यूचुअल फंड को भी आप डीमैट फॉर्म में जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर जो कि सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट में जमा करते हैं उन्हीं को हम लोग बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। तो जो भी अगर डीमैट अकाउंट जो है ओपन होता है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज होते हैं जिसको कि हम लोग परचेज या सेल आउट करते हैं, तो हर सिक्योरिटीज का एक अलग अलग ISIN नंबर होता है जो कि 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो कंट्री को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर इंडिया में कोई सिक्योरिटी अगर इशू की गई है तो उसका फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो IN से शुरू होगा। तो डीमैट अकाउंट हमने देख लिया। डीमैट अकाउंट जो है हमेशा डिपॉजिटरी के साथ ओपन किया जाता है। इसको ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो भी डीमैट अकाउंट ओपन किए जाएंगे इन्वेस्टर को तो उनको एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको कि हम लोग बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि BOID कहते हैं। तो हर डीमैट अकाउंट का एक यूनिक BOID होता है। कोई भी इन्वेस्टर जो है डीमैट अकाउंट आइदर और सर्वाइवर के बेसिस में नहीं खोल सकता है। अकाउंट होल्डर जो है वो किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है अपने बिहाफ में अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए बाय एग्जीक्यूटिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। डीमैट अकाउंट जो है माइनर के नाम पे भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन ये ऑपरेट होगा उसके गार्जियन के द्वारा। लेकिन कभी भी माइनर के साथ ज्वाइंट डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टोटल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू एनी पर्सन, यानी कि एक पर्सन जो कि अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है और उसको एक जगह से उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डिसिप्लिन की तरह काम करता है। जो पर्सन ये चाहते हैं कि कोई फिनेंशियल एडवाइजरी स्पेशलिस्ट जो है वो उनको असिस्ट करे तो वो वेल्थ मैनेजर को ये बता सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस का एक पार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या की फंक्शंस एरियाज होते हैं, सबसे पहला है फिनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। ये 4 जो है टॉपिक ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग अवेल करते हैं। तो बैंक जो है वो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो हर बैंक को जो है इसके लिए एक
क्लाइंट पोर्टफोलियो अकाउंट जो है वो मेंटेन करना होता है, जिसमें कि उस क्लाइंट का जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ फंड होता है जो वो रिसीव कर रहा है या पे आउट कर रहा है डे टू डे बेसिस पे, वो उस अकाउंट के थ्रू मैनेज होता है। वेल्थ मैनेजमेंट इंडियन सिनारियो, इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। जो भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNWI का फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो वो उनको टारगेट किया जाता है बैंक्स के थ्रू, और वो हाईली अनटैप्ड मार्केट होते हैं, ऑफरिंग HNWI हाईली कस्टमाइज सर्विसेज एंड मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो भी बैंक होती है वो अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स जो होते हैं उनको टारगेट करके वहाँ से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनको बता सकती है, उनके लिए कस्टमाइज सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है एज पर देयर नीड, एज पर अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर। तो अभी जो मेनली इंडियन बैंक्स हैं जिसमें कि ICICI, HDFC और कोटक, ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं जो कि अभी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें कस्टमर्स को क्या एडवांटेज है, तो कस्टमर को टैक्स प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल मिलती है, उनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, उनको स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, और कोई भी उनका फ्यूचर प्लानिंग या फॉरवर्ड प्लानिंग है तो उसको डिज़ाइन करने में, उनको प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है, कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अकाउंट रिसीवेबल्स ऑफ अ कंपनी को परचेज कर सकती है, और वो अमाउंट जो है वो स्मॉल पोर्शन में वो पे करता है, जो जिसको जैसे कि कोई कंपनी है उसको कोई अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो रिसीव होने वाला है, लेकिन वो उसको अभी रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन उसका फंड जो है वो उसमें इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करता है कि वो बैंक के पास उस रिसीवेबल्स को रख के उसके बदले में कुछ अमाउंट या कैश फ्लो जो है वो रिसीव करता है बैंक के थ्रू, और जब उसको वो पेमेंट रिसीव होती है जहाँ से भी उसको पेमेंट आने वाली रहती थी, तो बैंक क्या करती है कि उस रिसीवेबल्स में से कुछ अपना पार्ट का कमीशन और जो भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उसने ऑलरेडी उसको पे कर रखा है उसको डिडक्ट करने के बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो उसको पे कर देती है। तो उसी को हम लोग फैक्टरिंग कहते हैं। ये मोस्टली जो है SME और जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं जो ट्रेड फिनेंस में काम करते हैं, इस तरीके के जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसमें फैक्टरिंग जो है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिल फिनेंसिंग, बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फैक्टरिंग केस का। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है ये RBI के थ्रू इशू किया जाता है, और ये डिनोमिनेटेड होता है गोल्ड जो कि ग्राम में कस्टमर जो है वो होल्ड करते हैं, और ये जो गोल्ड का होल्डिंग होता है वो फिजिकल फॉर्म में ना होकर डीमैट फॉर्म में होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो है 2.5% पर एनम, और ये कस्टमर को पेबल होता है हाफ ईयरली, और लास्ट जो इंटरेस्ट पेड होगा कस्टमर को वो अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लास्ट इंटरेस्ट उसको पे होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं जो कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इवन माइनर भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन माइनर के बिहाफ में गार्जियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 ग्राम, एक इंडिविजुअल को कम से कम 1 ग्राम जो है इन्वेस्ट करना होगा, और मैक्सिमम लिमिट जो है इंडिविजुअल के लिए 4 किलो, HUF के लिए 4 kg, और ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है वो 20 kg तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं पर फिनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। जो बॉन्ड होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफरेबल होता है, आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और जो गोल्ड बॉन्ड का प्राइस होता है वो 999 प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड होता है, जो कि लास्ट 3 बिजनेस डे ऑफ द वीक को के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, और ये पब्लिश करता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के थ्रू। ये लोन्स में एज अ कोलैटरल भी यूज किया जा सकता है। जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट पेबल है 2.5% पर एनम हाफ ईयरली, वो आपका इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन में आता है। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें एक चीज नहीं दी हुई है फ्रेंड्स, बॉन्ड का ड्यूरेशन। तो बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 8 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन आप उसको 5 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के बाद आप रिडीम कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम का प्रोडक्ट है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी है कोई भी पर्सन 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के एज का उसको जो है इनरोल कर सकता है अटल पेंशन योजना के लिए। इसमें पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन जो है वो पे करना होता है बेनिफिशियरी को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें अलग अलग तरह के जो है वो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की हुई है, जिसमें 1000 पर मंथ, 2000, 3000, 4000 एंड 5000 पर मंथ का पेंशन का जो है बेनिफिट है, जो कि आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स अंटिल डेथ, यानी कि 60 ईयर्स या फिर डेथ के पहले तक आपको ये पेंशन जो है वो रिसीव होगा। इसमें गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट जो है वो स्पाउस को मिलेगा। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो जो उसका स्पाउस है, स्पाउस जो है वो उसके स्पाउस के डेथ तक उसको जो पेंशन अमाउंट है वो मिलेगा। उसके बाद अगर उसका कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी को उसका जो अमाउंट है वो मिलेगा एज एक्यूमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर। मतलब सब्सक्राइबर के 60 ईयर्स तक का जो भी एक्यूमुलेशन होगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है उसके नॉमिनेशन को मिलेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स एज सब्सक्राइबर जो है वो उसका मिनिमम मंथली पेंशन जो है वो स्टार्ट होगा आफ्टर 60 ईयर्स। फिर है नेक्स्ट जो हमारा है इंडियन गोल्ड कॉइन्स, जो कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर आता है। इसमें 24 कैरेट प्योरिटी का और 999 फाइननेस जो है वो गोल्ड कॉइन कस्टमर परचेज कर सकते हैं बैंक के थ्रू। और ये जो गोल्ड कॉइन होगा वो मिंटेड इन इंडिया होगा और एमएमटीसी जो है वो ऑथराइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके के गोल्ड कॉइन्स को बनाने के लिए, जिसमें कि आपका अशोक चक्र जो है वो बना होगा गोल्ड कॉइन के ऊपर। तो जो भी बैंक हैं, आरबीआई ने कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स को ये अलाउ किया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर कि वो आईजीसी मिंटेड जो एमएमटीसी के द्वारा बनाया गया गोल्ड कॉइन है वो उसको सेल आउट कर सकती है। अभी जो आईजीसी है यानी इंडियन गोल्ड कॉइन्स, उसका जो डिनोमिनेशन है वो 5 ग्राम, 10 ग्राम एंड 20 ग्राम में वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक का चैप्टर जो है यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।